नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं के सिन्हा और आज के वीडियो में देखेंगे टाइम एंड टेंस के ऊपर जो टॉपिक्स है बिहार बोर्ड 12th में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस आज का टॉपिक होगा टाइम एंड टेंस। इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले थियरीज को देखेंगे, किस प्रकार से थियरी होंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद उसके बाद हम एमसीक्यू पे ध्यान देंगे, जो चीजें बिहार बोर्ड में एमसीक्यू बेसिस पे पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो हमको समझना है टाइम और टेंस के बीच के डिफरेंस को। टाइम और टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले समझिए कि टाइम मतलब क्या हो गया, आवर हो गया। टाइम मतलब क्या हो गया, आवर हो गया, मिनट हो गया, मिनट हो गया, ईयर हो गया, या सेंचुरी हो गया। और टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले समझिए कि टाइम मतलब क्या हो गया, आवर हो गया। टाइम मतलब क्या हो गया, आवर हो गया, मिनट हो गया, मिनट हो गया, ईयर हो गया, या सेंचुरी हो गया। ये सारे के सारी चीज होते हैं टाइम। बट टेंस में क्या हो गया, टेंस में होता है वर्ब का फॉर्म। टेंस होता है वर्ब का फॉर्म, यानी V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1, V2, V3, V1, V2, V3, V4 एंड V5। जब वर्ब का कोई भी फॉर्म उसके एक्शन के टाइम को बतलाएगा, दैट इज कॉल्ड टेंस। दैट इज कॉल्ड टेंस। वर्ब का फॉर्म जो कि किसी भी एक्शन के टाइम को बतलाए उसको क्या बोलेंगे, हम टेंस बोलेंगे। और समय, जो समय के बारे में बतलाएगा उसको हम टाइम बोलेंगे। तो यहां पे क्या है, टाइम एंड टेंस लिखने के पीछे का क्या पर्पस है। तो जब किसी भी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार जब वर्ब के रूप को लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम टाइम एंड टेंस करते हैं। जब टाइम के अनुसार, टाइम के अनुसार वर्ब के रूप को लगाना टाइम एंड टेंस कहते हैं। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में उसके टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब के रूप को लगाया जाए उसको क्या बोलेंगे, हम टाइम एंड टेंस बोलेंगे। अब चलेंगे टेंस के ऊपर, थोड़ा हम देखेंगे टेंस की ओर। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा है टेंस। सबसे मेन टॉपिक क्या होने वाला है, टेंस। टेंस जनरली 3 टाइप के हैं। जनरली कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। जिसमें से जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। सबसे जो पहला टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस है। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो टेंस है, दूसरे टेंस का नाम है पास्ट टेंस। दूसरे टेंस का क्या नाम है, पास्ट। और जो तीसरा है ना, थर्ड, उसका नाम है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम ये तीनों को समझते हैं, ये तीनों किस प्रकार से होंगे, किसको प्रेजेंट बोलेंगे, किसको पास्ट बोलेंगे और किसको फ्यूचर बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए राम नाम का कोई व्यक्ति है, राम नाम का एक स्टूडेंट है जो अभी 12th में पढ़ रहा है, 12th में। ठीक है, अभी कौन सी क्लास में बच्चा, 12th में। अब इसका ये क्या हो गया, ये इसका प्रेजेंट, ये क्या हो गया, प्रेजेंट। इसका ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब इसका पास्ट क्या था, मतलब कौन से क्लास से 12 में आया है। 12 में आने से पहले वो क्या होगा, 11th में। किस में होगा, 11th क्लास में होगा। तो 11th इसका क्या हो गया, ये उसका पास्ट हो गया। अब ये कौन से क्लास में जाएगा, तो जब ये 12 पास आउट करेगा तो ये बीए बीएससी या जो भी बोलिए वो फर्स्ट ईयर में जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, ये फ्यूचर हो गया। तो ये हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय।
पास्ट यानी कि बीता हुआ समय, बीता समय, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। अब फ्यूचर यानी कि आने वाला समय, फ्यूचर यानी कि आने वाला समय। ऐसा कोई टाइम जो प्रेजेंट में स्टिल ना अभी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट बोलेंगे। जो समय बीत चुका है उसको क्या बोलेंगे? हम पास्ट बोलेंगे। जो समय आने वाला है उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर बोलेंगे। एज फॉर अनदर अनदर एग्जांपल, जैसे आज सोमवार है, मंडे है, तो मंडे से पहले कौन सा दिन था? तो संडे था, तो संडे क्या हो गया? पास्ट हो गया। मंडे के बाद कौन सा होगा? तो वो होगा ट्यूसडे। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। अभी जिसमें है मंडे में, तो मंडे क्या हो गया? ये प्रेजेंट हो गया। तो ये है टेंस के जनरली कितने टाइप है? तीन टाइप, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। अब चलेंगे सबसे सबसे जो टेंस का पहला टॉपिक होने वाला है वो है, टेंस का पहला टॉपिक प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को समझिए। जो भी, जैसे सबसे पहले एज फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब मेरे द्वारा जो पढ़ाने का काम है ना वो प्रेजेंट में अभी हो रहा है। तो जब कोई एक्शन प्रेजेंट के टाइम में हो रहा हो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। सेम चीज देखिए, जैसे यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। कब जाते हो? प्रेजेंट टाइम में जाते हो। इसको ये भी आपका किस में आ जाएगा? प्रेजेंट में ही आ जाएगा। सी हैज कम हेयर, सी हैज कम हेयर, कम हेयर। अब देखिए वह यहां आई है, ये भी क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस ही हो गया। ठीक है, एक और ले लीजिए, राम हैज बीन, राम हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2010। राम 2010 से इस शहर में रह रहा है। अब 2010 जो कि बीता हुआ समय है, लेकिन एक्शन अभी भी क्या है? रहने का जो प्रोसेस है, रहने का जो काम है वो क्या है? अभी भी जारी है। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें जिसका एक्शन प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में जारी हो उसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। उसको क्या बोलेंगे बाबू? प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। अब हम चलेंगे डिवीजन ऑफ प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में? डिवीजन ऑफ प्रेजेंट टेंस के बारे में। उसमें क्या होगा उसको समझना है। चलिए, जिसमें से प्रेजेंट टेंस का डिवीजन करेंगे। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जनरली चार टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप। सबसे पहला वाला जो जो टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला वाला जो टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो है उसका नाम है, उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। और जो तीसरा टेंस है, तीसरा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
सबसे पहला टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हैं प्रेजेंट टेंस के डिवीजन। प्रेजेंट टेंस के जो चार टाइप है, ये प्रेजेंट के चारों नाम हो गए। सबसे पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट एंड चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको समझने से पहले हम वर्ब के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि वर्ब के फॉर्म के बारे में। वर्ब के फॉर्म के बारे में, तो वर्ब के 5 फॉर्म है। कितने फॉर्म है? वर्ब के टोटल 5 फॉर्म है, जिसमें से पहला का नाम है V1। पहला का क्या नाम है? V1। दूसरा का नाम है V2, तीसरा का नाम है V3, चौथा का है V4 एंड पांचवा का है V5। तो जिसमें से सबसे पहले जो V1 है उसको हम इंडेफिनिट नाम रखते हैं। सबसे पहले जो V1 उसका नाम रख दिए इंडेफिनिट, ठीक है। और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे V1 के साथ, हम पर्टिकुलर V1 का बात कर रहे हैं, तो V1 के साथ डू, डज और डिड का प्रयोग करें। डू, डज और डिड का। दूसरा यानी V2 डिनोट करता है किसी भी पास्ट एक्शन को, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ऐसा कोई एक्शन जो कंप्लीट है ना, जो एक्शन हो गया, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? V2 के लिए, डीप पास्ट के लिए। इसका हम नाम रख दिए पास्ट, ठीक है। और V2 कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करता है अपने साथ। V2 अकेला आता है। V2 क्या है? अकेला, इसके साथ किसी भी प्रकार के भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करता। तीसरा है V3। V3 का नाम है परफेक्ट। V3 का क्या नाम है? परफेक्ट। और परफेक्ट के साथ चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट के साथ 3 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, हैव, हैज और ये तीनों के का प्रयोग जो है V3 में करेंगे। अब है V4 है का नाम है कंटिन्यूअस। V4 का नाम है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी इज, एम, आर, was एंड were। इज, एम, आर, was एंड were। अब है V5 का भी नाम रखते हैं हम, क्या रखते हैं? इंडेफिनिट। V5 का भी क्या नाम रख दिए? इंडेफिनिट। और इसके साथ भी किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, नहीं होता है। ये वर्ब फॉर्म के कुछ बेसिक जो है इंफॉर्मेशन है, जैसे कि वर्ब के टोटल कितने फॉर्म है? तो 5 है। V1 है, V2 है, V3 है, V4 एंड V5 है। 5 वर्ब के फॉर्म है, जिनमें से वर्ब का जो पहला फॉर्म है उसका नाम है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू, डज एंड डिड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है V2 यानी कि पास्ट में हम किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा है V3 यानी कि परफेक्ट जिसमें एक्शन कंप्लीट होता है, जस्ट कंप्लीट हो। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होंगे, हैव, हैज और हैड होंगे। फोर्थ है V4 यानी कि कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी को दिखाता है कि कोई भी एक्शन क्या है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चल ही रहा है। उसका नाम रखते हैं कंटिन्यूअस यानी कि V4, जिसके साथ 5 हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, सबसे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब V4 में ही लगते हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वाज, वेयर पास्ट के लिए। V5 यानी कि इंडेफिनिट, इसके साथ किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। आपको 2 वर्ब के बारे में याद रखना है, एक है V2 एंड एक है V5। ये नेवर टेक एनी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रखनी है कि V जो है V2 और क्या बोले
एक मिनट। V2 और V5 किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अपने साथ नहीं करते। अब हम चलेंगे प्रेजेंट टेंस की ओर। तो प्रेजेंट टेंस में हमने देखा कि प्रेजेंट के चार टाइप हैं। कितने टाइप हैं? चार टाइप के प्रेजेंट टेंस होते हैं, जिनमें से पहला का नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा का है प्रेजेंट परफेक्ट एंड चौथा का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। सबसे पहला जो नाम है वो है present indefinite tense। present indefinite tense। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सर किस चिड़िया का नाम है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको बोलेंगे? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे से समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब सबसे मेन बात, अब इसके एक एक पॉइंट जैसे कि सब्जेक्ट, V1, V5, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इनके बारे में बेसिक से जानते हैं। सबसे पहली बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तीन टाइप के सब्जेक्ट होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तीन टाइप के सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तीन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट होगा वो कितने टाइप का होगा? तीन टाइप का होगा। सबसे जो पहला सब्जेक्ट है इसका नाम हम रखेंगे फर्स्ट पर्सन। इसका क्या नाम रखेंगे? फर्स्ट पर्सन। दूसरा का नाम रखेंगे सेकंड पर्सन। दूसरा का नाम रखेंगे सेकंड पर्सन। और तीसरा का नाम रखेंगे थर्ड पर्सन। तीसरा का क्या नाम रखेंगे? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबसे पहली बात, फर्स्ट पर्सन क्या होगा? तो जो बोलेगा, यानी बोलने वाला स्पीकर, इसको क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट पर्सन। जो सुनेगा, अब बोलेगा कोई तो सुनेगा तो जरूर। राम ने बोला, श्याम ने सुना, तो राम ने बोला तो राम हो गया फर्स्ट पर्सन। श्याम ने सुना तो श्याम क्या हो गया? सेकंड पर्सन। राम जो बोला और श्याम जो सुना, जिस भी टॉपिक के बारे में बातचीत होगा वो हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन हो गया सुनने वाला, सेकंड पर्सन क्या हो गया? सुनने वाला। और थर्ड पर्सन में हो गया विषय, मैटर। जिस भी किसी चीज के बारे में बात होगा उसको क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसमें से फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आते हैं, और थर्ड पर्सन में आई वी यू को छोड़कर, अच्छे से समझिए, फर्स्ट पर्सन आई और वी। सबसे पहली बात, चलिए बेसिक्स आते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होंगे यहाँ पे? तो सब्जेक्ट तीन प्रकार के होंगे अकॉर्डिंग टू पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलेगा, सेकंड पर्सन जो सुनेगा, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातचीत होगा, जो मैटर हो। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ गया, यानी किसको बोलेंगे? तो बोलने वाला, यानी आई और वी। सेकंड पर्सन यू, आई वी यू को छोड़ के, आई वी यू को छोड़कर सभी सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन कहते हैं। सभी सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन कहते हैं। आई वी यू को छोड़ देना है, बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे बाबू किस में होंगे? वो होंगे थर्ड पर्सन में, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया सब सब्जेक्ट के बारे में। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर से लिख देते हैं एक बार, ताकि आप सभी को समझने में दिक्कत नहीं हो। तो क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। हमने सब्जेक्ट के बारे में समझ लिया। अब है V1।
अब है टॉपिक है V1। तो V1 के बारे में समझिए। V1 सबसे पहली बात कि V1 होता है प्लूरल नंबर। V1 क्या होता है? प्लूरल नंबर। ये क्या होता है? प्लूरल में क्या होगा? प्लूरल होगा। और ये किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा? तो ये होगा सबसे पहले जो यूज होगा वो होगा फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ। दूसरा जो इसका यूज होगा वो होगा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यानी यू के साथ। और तीसरा जो इसका यूज है वो है थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या होगा? जैसे देखिए बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, काउज हो गया, या दे हो गया, या राम एंड श्याम हो गया, राम एंड श्याम हो गया, ETC कर दीजिए। तो फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ क्या लग गया? V1 लग गया। सेकंड पर्सन उसके साथ भी क्या लग गया? V1 लग गया। थर्ड पर्सन के जो प्लूरल नंबर होंगे, जो संख्या में एक से अधिक होंगे, उनके साथ भी क्या लगेगा? V1 का ही प्रयोग होगा। इन शॉर्ट यदि याद रखना है तो आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा। आप इसको जो है एज ए ट्रिक भी समझ सकते हैं कि यदि कोई सब्जेक्ट या तो आई हो, क्या हो सब्जेक्ट? या तो सब्जेक्ट आई हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, उनके उस केस में क्या लग जाएगा? V1 लगेगा। या तो सब्जेक्ट आई हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो। कॉन्सेप्चुअल जाएंगे तो कॉन्सेप्चुअल में क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या लग जाएगा? V1 लगेगा। ट्रिकी रूप से जाए, ट्रिकी रूप से यदि याद रखना हो तो आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लग जाएगा? V1 लग जाएगा। चलिए V1 के बारे में समझ गए। अब होगा V5। अब क्या हो जाएगा? V5। देखिए V5 को कैसे समझना? V5 को हम समझेंगे, सबसे आसान होगा उसको समझने के लिए V5। नेक्स्ट चीज है V5। देखिए V5 होता है सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर होगा। जब ये सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर लेगा। फर्स्ट पर्सन यूज हो गया, सेकंड पर्सन यूज हो गया, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर भी यूज हो गया। तो कौन सा पर्सन बच गया? तो एक ही पर्सन बच रहा है, वो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या सब है? तो ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, राम आएगा, श्याम आएगा। मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तो उनके साथ क्या लगेगा? तो V5 लगेगा। उनके साथ क्या लगेगा? V5 लगेगा। V5 कैसे बनता है वो भी समझिए। यदि V1 में S या ES को ऐड कर दे, क्या कर दे? यदि V1 में S या ES को ऐड कर दे तो वो क्या बन जाएगा? V5। एज फॉर एग्जाम्पल यदि प्ले है, क्या है? प्ले। तो प्ले में यदि हम S जोड़ दे तो क्या बन गया? प्लेस। तो प्ले क्या था? V1 था, और प्लेस क्या हो गया? V5 हो गया। ये बात याद रहेगा। एक और एग्जांपल जैसे गो है, तो यदि गो में ES को जोड़ दें तो क्या बन गया? गोज। यदि वांट है, यदि हम वांट में S को जोड़ दें तो क्या बन गया? वांट्स। कैच है, कैच में यदि ES को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? कैचेस। तो जितने भी S या ES वाले वर्ब होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? V5 में आ जाएंगे। ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में समझा। सब्जेक्ट तीन प्रकार के हुए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन में V1 लगा, यानी I और V में V1 लगा। सेकंड पर्सन U में भी क्या लगा, V1 ही लगा। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या लगा, V1 लगा। लेकिन थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या लगा, सिंगुलर नंबर में क्या लग गया, तो V5 लग गया। सिंगुलर नंबर में V5 लग गया। सिंगुलर नंबर में क्या सब आएगा, ही, सी, इट, राम, श्याम, या कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, जो नाउन को हम नहीं गिन सकते। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वो है अनकाउंटेबल नाउन। कोई भी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन भी सिंगुलर होता है, तो कोई भी सब्जेक्ट जो सिंगुलर है ना, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उन सभी में V5 का ही प्रयोग हम करेंगे। जैसे V5 कैसे बनाना है, तो किसी भी V1 में हम क्या करेंगे, S को जोड़ देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, V5 निकल जाएगा। तो ये थे V1 और V5 के बारे में। अब हम एक नया पॉइंट देखेंगे, एक नया पॉइंट। अब इसको आप बेसिक समझने के लिए थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अब हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट समझ गए, V1 समझ गए, V5 समझ गए, सारे के सारे चीज समझ गए। अब एक पॉइंट आ रहा है, वो है ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा सर, समझिए ऑब्जेक्ट क्या होगा। सबसे बच्चों का जनरली क्वेश्चन होता है कि सर ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए एक एग्जांपल से समझना है। राम नाम का एक व्यक्ति है और उनके एक पिताश्री है, ठीक है। अब ये लड़का क्या करता है, रात को जाता है मेला देखने। कहां जाता है, मेला देखने। रात को आता ही 1 बजे, लड़का बिहार का है, 1 बजे रात को नाच देख के आ रहा है, ठीक है। अब ये आता है घर पे। घर पे आया, ये इसका मान लीजिए घर है, घर पे आया, सीधी बात है। इसकी मम्मी को फोन किया, ये अपनी मम्मी को, मम्मी गेट खोलेगा, ये लड़का राम है, लेकिन इसकी मम्मी गई थी सो। अब इनके पिताश्री आए, कौन आए, पिताश्री आए। लड़का को पूछा तुम कहां था, उसको तो पता चल गया कि नाच देख रहा था। अब इसको पकड़ के बढ़िया से कुटाई करता है, क्योंकि अपने बिहार में तो एक ही चीज होता है, पिताश्री मतलब महाकाल, यमराज, साक्षात यमराज। उन्होंने क्या किया, उसको बढ़िया से कुटाई किया। अब इन्होंने एक्शन को रिप्रेजेंट किया, इसके पिताश्री ने क्या किया, एक्शन का रिप्रेजेंटर हो गया। लेकिन एक्शन किस पर रिप्रेजेंट हुआ, तो राम पर हुआ। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एज फॉर एग्जाम्पल कि राम्स फादर बीट्स राम। राम के पिता राम को पीटते हैं। एक्शन रिप्रेजेंटर को क्या बोल दिए हम, सब्जेक्ट। एक्शन रिप्रेजेंटर को क्या बोलेंगे, हम सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। जो भी एक्शन हुआ उसको हम क्या बोल दिए, वर्ब बोल दिए। अब देखिए राम के पिता ने जो कुटाई किया, उसका सुताई किया, उसका प्रभाव तो पड़ा होगा ना राम पे, बिल्कुल पड़ा होगा। तो जब कोई सब्जेक्ट किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे और उस एक्शन का प्रभाव किसी भी विषय वस्तु को पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, तो उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सिंपल सी बात है कि राम के पिता ने उसको कूट दिया पकड़ के, उसका मुंह फूल गया होगा, इफेक्ट तो पड़ा ना, प्रभाव तो दिख रहा होगा ना, 4 दिन तो दिखाई देगा मुंह कान फूलल होगा। तो सिंपल सी बात है। तो जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को करे और उसका प्रभाव किसी भी अगर विषय वस्तु पर पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट को समझ गए, V1 को समझ गए, V5 को समझ गए, ऑब्जेक्ट को समझ गए। एक नया वर्ड निकला, वो है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। क्या निकल गया, अदर वर्ड, ठीक है। अब अदर वर्ड को समझिए, अदर वर्ड क्या होगा। अदर वर्ड यानी बोले तो कॉम्प्लीमेंट। एक नया वर्ड है, वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसको बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे सब्जेक्ट जो किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सब्जेक्ट ने किसी एक्शन को किया और उसका प्रभाव जिस पर नहीं पड़ेगा, जिस पर किसी भी थिंग या किसी भी थिंग पर या पर्सन पे, जिस पर्सन या थिंग पर
उस एक्शन का, इस एक्शन का प्रभाव, इस पे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा, उसको क्या बोल देंगे हम? कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई स्टडी एट नाइट, आई स्टडी एट नाइट, यू डांस एट नाइट, मैं रात में पढ़ता हूं, तुम रात में नाचते हो। अब देखिए यहां का जो सब्जेक्ट है वो एक्शन क्या कर रहा है? स्टडी का, लेकिन वो भी रात में, ठीक है। और यहां का जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? डांस, गाना बजा दिया होगा, डांस कर रहा होगा। देखिए पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट ने जो काम को किया, चाहे नाचना हो या पढ़ना हो, क्या रात पे कोई प्रभाव पड़ा? ये थोड़े न हुआ कि जब पढ़ रहा था तो रात बड़ी डिसिप्लिन था, संस्कारिक था, नाच रहा था बड़ी वैचारिक हो गया। ऐसा थोड़े ना कि यहाँ पे बदमाश बन गया और यहाँ पे शरीफ बन गया। मतलब क्या एक्शन का इफेक्ट नाइट पे कुछ कभी नहीं पड़ा, कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। घर में दो बच्चे होते हैं, एक जो जैसे लड़का और लड़कियां होता है, बेटा और बेटी, जब बेटवा को बोलता है बुआ तुम पढ़ो, वो लड़का इधर एंड से सुनता है, उधर से निकाल देता है, समझ गए? इधर से सुनेगा वो और उधर से निकाल देगा। लेकिन लड़की को बोलेगी तुम पढ़ो जी पढ़ो, तो लैपटॉप ला के देंगे, बोलती यस पापा, खूब पढ़ती है, इसीलिए लड़की सब टॉप करती है, इस बार भी टॉपे करेगी लड़की। ये सब तो सिंपल सी बात है, जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़े न वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर एक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको कॉम्प्लीमेंट यानी अदर वर्ड में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मेन सेंटेंस पे, जिसमें से सबसे पहला जो इसका यूज है, इसका यूज देखेंगे। स्ट्रक्चर के विषय समझ गए, अब इसका यूज देखेंगे। ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का? कोई भी एक्शन, कोई भी सेंटेंस जिसमें रेगुलर एक्शन रिप्रेजेंट हो, क्या हो? रेगुलर एक्शन, ऐसा कोई एक्शन जो रोजाना होता है। क्या होता है? रोजाना होता है, डेली होता है। जैसे मैं सुबह में उठता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं, वह रोज गाती है, वह रोज खाती है, वह रोज सोता है। मतलब ऐसा कोई एक्शन जो क्या हो? रेगुलर वे में होता हो, उसको किस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उसको किस पर बनाएंगे? उसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे समझिए, राम ऑलवेज, राम ऑलवेज गो टू स्कूल एट 9 o'clock। राम हमेशा 9 बजे स्कूल जाता है। तो राम ऑलवेज मतलब क्या? हमेशा। ऑलवेज मतलब क्या हो गया जी? हमेशा हो गया। अब हमेशा जाता है, रेगुलर जाता है, संडे छोड़ के, संडे नहीं गिनना है। तो ऐसा कोई एक्शन जो रेगुलर वे में हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, कंटिन्यूअसली नहीं मतलब रेगुलर वे में हो रहा है, उसको किस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। और किस पे बनाएंगे? बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड की किस में। दूसरा पॉइंट याद रखना है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल एक्शन, यूनिवर्सल एक्शन, विश्वव्यापी, विश्वव्यापी कार्य, विश्वव्यापी कार्य। ऐसा कोई कार्य जो प्राकृतिक के द्वारा, किसके द्वारा? प्राकृतिक के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा यानी भगवान के द्वारा ऑपरेट हो। किसके द्वारा हो? भगवान के द्वारा ऑपरेट हो। जैसे देखिए, सूर्य पूरब में उगता है, क्या ऐसा संभव है कि सन बोलेगा, सूरज बोलेगा अरे बहुत दिन से जो है ना हम पूर्व में निकल रहे हैं, चल उत्तर की दिशा में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, कभी ईस्ट में जाते हैं, कभी वेस्ट में जाते हैं? संभव है? ऐसे थोड़ा मिलेगा आज बहुत दिन से जो है वेस्ट में ही डूब रहे हैं, आज हम नॉर्थ में डूबेंगे, जिधर से आए तो उधर ही डूबेगा, झुकेगा नहीं। संभव है? बिल्कुल नहीं। जो एक्शन जैसे होते आ रहा है वैसे हो, जिसमें कोई परिवर्तन, ह्यूमन उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, जो नेचुरल एक्शन है। जैसे पृथ्वी का राउंड घूमना, अब पृथ्वी बोलेगा आज घूमने का मन नहीं है, तो जब उसका मन नहीं होगा तो क्या हमारा आपका मन बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा, हम आप ही नहीं बचेंगे।
ऐसा कोई एक्शन जो नेचुरल एक्शन हो, जिसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं हो सकती है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्शन। और यूनिवर्सल एक्शन को हम रखेंगे किस पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज जो है हमेशा किस में उगता है? पूरब में उगता है। अब पूरब के बदले पश्चिम में नहीं जाएगा, उत्तर में नहीं जाएगा, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता ना। ऐसा कोई एक्शन जिसमें क्या हो, ऐसा कोई एक्शन जिसमें कोई जो है चेंजिंग नहीं हो, यूनिवर्सल एक्शन हो। यूनिवर्सल एक्शन को किस में रखेंगे? सिंपल सी बात, किस में रखेंगे? उसको हम रखेंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना अपने को, इसका एक स्ट्रक्चरल चेंजिंग ध्यान देना हमको। वो होगा अफर्मेटिव तो हो गया, अब नेगेटिव पे। जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं, जब सेंटेंस को सकारात्मक से नकारात्मक करते हैं, जैसे मैं आम खाता हूं, अब इसी को नेगेटिव में करना है, इसको क्या बोलना पड़ेगा? कि मैं आम नहीं खाता हूं, मतलब नहीं खाता, नॉट लगाना पड़ेगा, नेगेटिव सेंस देना पड़ेगा। तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे? तो नेगेटिव के लिए सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब होगा डू और डज। क्या हो जाएगा? डू और डज। डू डज के बाद नेगेटिव है तो क्या हो गया? नॉट हो गया। नॉट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या? ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? V1 होगा। पहले स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में दो नए चीज हैं। दो क्या है? नए चीज है, और एक चीज कम हो गया है। दो नए चीज क्या है? तो डू और डज है। एक चीज कम क्या हो गया? तो V5 है। सबसे पहले जो नया चीज आया है मार्केट में, जो नया आता है, लोग उसको एक बार कम से कम देखता जरूर है कि आखिर कौन सा है, क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डू और डज को। डू और डज को देखिए डू जो है यहां पे, डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब है। क्या है यहां पे? एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मीनिंगलेस होता है। ये क्या होगा? मीनिंगलेस। इसमें इनके पास किसी भी प्रकार की कोई मीनिंग एक्शन का नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब के पास किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन का जो मीनिंग होगा ना, द मीनिंग ऑफ एक्शन, इनके पास नहीं होगा। तो डू और डज किसी भी जो है पर्टिकुलर किसी एक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे या उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सबसे पहले डू और डज कहां लगेगा? तो हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में तीन टाइप का है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखिए, डू है V1 का फॉर्म, डू है V1 का फॉर्म, यानी कि जहां जहां V1 लगा था वहीं वहीं जो डू भी होगा। जिस सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, V1 का प्रयोग किया है ना, उन्हीं सब्जेक्ट के साथ डू का भी प्रयोग होगा। उस चीज को समझिए, ध्यान दीजिए। यहां पे सबसे पहली बात, डू का प्रयोग हम करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ। फर्स्ट पर्सन यानी बोले तो आई, वी, सेकंड पर्सन यानी कि यू, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे, बॉयज, स्टूडेंट्स, etc। इन सभी के साथ क्या हो जाएगा? डू का प्रयोग। किसका प्रयोग? डू का प्रयोग। एज फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, लेकिन यही दे दें हम, सी डू नॉट गो टू स्कूल। इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही होगा? तो पहला सेंटेंस आई डू नॉट, आई फर्स्ट पर्सन आई, यानी आई के साथ डू का प्रयोग इज पॉसिबल। यस, दिस इज पॉसिबल। जब किसी भी सब्जेक्ट के रूप में
फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब डू का यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस तो सही है, बट यहां पे क्या है, सी डज डू नॉट, सी डू नॉट, सी इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी डू, और यहां पर क्या ले लिया है, यहां पर क्या ले लिया है, डज, यहां पर लिया क्या है, डू लिया है, सॉरी यहां पर ले लिया है डू, तुमको क्या देना था, डज देना था। कोई भी सब्जेक्ट यदि सिमिलर हो तो वहां पे डज होगा, यदि प्लूरल हो तो डू होगा। हमने बताया डू के लिए भी, तो डू में याद रखना है कि डू भी क्या होता है, प्लूरल होता है, तो ये सब्जेक्ट भी क्या लेगा, प्लूरल ही तो लेगा। तो जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा ना उनके साथ क्या होगा, डू का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज ए पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन जाएंगे तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर उनमें क्या होगा, डू होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डज का यूज, कौन सा, डज। डज में क्या करना है, डज में, डज आपका वर्ब का 5वां फॉर्म के रूप में है, और डज होता है सिंगुलर, डज क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर यानी कि थर्ड पर्सन के, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट में किसका प्रयोग करेंगे, तो डज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो गया, सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, एटीसी, इन सभी में क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा, इन सभी में क्या लगेगा, डज लग जाएगा। जैसे सी डज नॉट ईट दिस फूड, ठीक है। दूसरा, राम डज नॉट डू इट। तीसरा, रमन डू नॉट मेक इट, डू नॉट मेक इट। अब ये तीनों ही सेंटेंस में, ये तीनों ही सेंटेंस में सबसे जो पहला सेंटेंस है सी डज नॉट, तो सी सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो किसका प्रयोग करेंगे, तो करेंगे डू का प्रयोग, सॉरी डज का प्रयोग, किसका प्रयोग, डज का। तो यहां पे सेंटेंस क्या है, सही है। अगला, राम, राम इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या लगाना है, डज लगाना है, वेरी गुड, सही भी है। रमन क्या है, रमन है सिंगुलर, और कभी भी सिंगुलर के साथ डू का प्रयोग नहीं होगा, तो यहां पर क्या हो गया, ये गलत। डू और डज के प्रयोग में एक चीज और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये बात है कि यदि किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, किसी भी सेंटेंस का यदि हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, किसी भी सेंटेंस का क्या हो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो, हेल्पिंग वर्ब डू और डज हो, तो उसके लिए जो मेन वर्ब होगा ना, मेन वर्ब, मेन वर्ब V1, V2, V3, V4 एंड V5 में से ना तो V5 होगा, ना V4 होगा, ना V3 होगा, ना V2 होगा, और होगा कौन सा, तो केवल और केवल कौन सा होगा, होगा V1। जैसे समझिए दिया हो कि राम डज नॉट, अब ऑप्शन में दे दिया इट्स, ईट, इटेन, ईटिंग, ठीक है, ईट या एट, इनमें से कौन सा होगा, तो एट आपका V5 है, ये क्या है V5, ये क्या है V1 है, ये क्या है V3 है, ये क्या है V4 है, और ये क्या है V2 है। अब आप ही लोग बताइए
कि यदि सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब डज है, तो डज के बाद मेन वर्ब क्या होगा, केवल V1 होगा। तो V1 कौन सा है, बी, यानी दूसरा इट है। बाद बाकी जितने भी वर्ब के फॉर्म होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। इतना याद रखना है आपको, यदि किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज हो तो उसका मेन वर्ब हमेशा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब डू डज होने पे मेन वर्ब हमेशा V1 होगा, ओनली V1, दूसरा कोई भी नहीं। अभी हम लोगों ने देखा टाइम एंड टेंस का कुछ बेसिक्स, वर्ब का कुछ बेसिक्स, जिनमें हमने वर्ब के 5 फॉर्म को पढ़े, V1, V2, V3, V4, V5, उनके नाम देखे, उनके साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है सो भी देखे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब, पर्सन पढ़े, पर्सन के साथ डू डज पढ़े, निगेटिव पे पढ़े। अगले इस क्लासेस में हम लोग इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड MCQ, और आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें हम लोग पूरा टेंस को कवर करेंगे। ये फर्स्ट क्लास है टाइम एंड टेंस को लेकर के, जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव को ही मैंने टारगेट किया है। आगे इसके क्लासेस में जो बाकी जो टेंस है, बाकी जो इसके फॉर्म्स है, इसके जो MCQ होंगे, सारे के सारी चीजें अपलोडेड होंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं के सिन्हा और आपके लिए हमेशा ही बेहतर से बेहतरीन कोशिश करूंगा और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस लाएंगे और उसको समझाएंगे ताकि आपका इंग्लिश हमेशा बेटर हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।